जय श्री कृष्ण आप सभी को। और यहाँ पे आप वाइट बोर्ड पे देख पा रहे हैं, मैंने लिखा हुआ है एडिशनल कॉन्सेप्ट। ये लेक्चर नंबर 7 है बेसिक मैथ का, और यहाँ पे हम एडिशनल कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पे पहले 2 टर्म्स को लेकर कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था, आप सबको उसका एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड किया था। k/m + k/n = 1। तो उस कंडीशन में ऑर्डर्ड पेयर फाइंड आउट करने के क्या तरीके हैं, और वहाँ पे किसी भी एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ रिलेशन क्या होगा, इसके बारे में भी बात किया था। फिर हमने एक सिमेट्रिक रिलेशन देखा था, जिससे कि m-r या फिर m-k × n-k = k² का फॉर्म आया था, जो हमने ऑर्डर्ड पेयर फाइंड आउट करने के लिए एक फार्मूला डिराइव किया था। उस फार्मूले में वो फिट बैठ रहा था। तो ये सारी चीज़ें हमने पहले से देख रखा है। तो अब आज से हम ये 3 जो हमारा एडिशनल कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे हमने 1/m + 1/n = 1/k लिया था, वहीं पे अब हम 3 वेरिएबल लेकर देखेंगे कि 3 वेरिएबल लेने के बाद क्या कोई इक्वेशन में चेंजेस आते हैं, क्या कुछ ऐसी चीज़ें बनती हैं जो हमारे लिए कुछ अलग हो, क्या सिमेट्री अभी भी बनी रहेगी या फिर सिमेट्री ब्रेक होगी। ये सब कुछ इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, ठीक है। और जैसा कि एडिशनल कॉन्सेप्ट लिखा है, इसका मतलब है कि ये ऐड किया गया कॉन्सेप्ट है, एक एडिशनल मैं अपने तरफ से आप सबको बता रहा हूँ। अगर आपका इंटरेस्ट है, अगर आप चाहते हैं कि मैथ्स में और अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो, तो आप ये लेक्चर देख सकते हैं। अदरवाइज जो हमने पिछले लेक्चर तक देखा है, लेक्चर 6 तक, आप वहाँ तक भी अगर चीज़ें अच्छे से ग्रैब करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। फिर भी जैसे कि हमने बोला कि ये कॉन्सेप्ट भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, हमें समझना चाहिए, यहाँ से भी आगे कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। तो सीखने के पर्पज़ से हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे k या फिर A1, A2 और A3, ये जितने के जितने हैं ना, हमने पहले से ये एज्यूम करके रखा है हमारे सभी वीडियोज़ में कि इनको, जितने वीडियोज़ में हमने बात किया है, इनको हमने नेचुरल नंबर पहले से एज्यूम किया हुआ है। तो यहाँ भी हम नेचुरल नंबर ही एज्यूम करेंगे, और नेचुरल नंबर एज्यूम करने के बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहने वाला है उसको देखते हैं। सबसे पहले तो इसको हम थोड़ा सा फैक्टराइज, थोड़ा सा सिंपल बनाने का ट्राई करते हैं। तो इसको देखिए, अगर k को कॉमन कर लिया जाए तो यहाँ तो होगा 1/A1 + 1/A2 + 1/A3 = 1/k। इस क्वांटिटी की वैल्यू 1/k हो जाएगा। अब मैं ये वाला जो क्वांटिटी है ना, इसको इस साइड भेज देता हूँ। तो 1/A1 + 1/A2 = 1/k - 1/A3, ठीक है। इस क्वांटिटी को आप कह सकते हैं A3 - k/A3, ठीक है। अगर इस क्वांटिटी को, ठीक है, इस क्वांटिटी को यहाँ पे, अच्छा चलिए ठीक है, इसको अभी शायद मैं लिखूँ तो आपके लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन यहाँ पे मैं चीज़ें बता देता हूँ। ज़रा इस सिमेट्री को अगर देखें तो हमने बाकायदा इस पे अच्छे से 2-3 लेक्चर लिया हुआ है। ये आपको सिमेट्री समझ में आ रही होगी कि अगर r/A1 + r/A2 की वैल्यू 1 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/A1 + 1/A2, जिसकी वैल्यू 1/r होगी, ठीक है। और हमने एक चीज़ देखा था कुछ लेक्चर्स में कि यहाँ से इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म आता है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आता है? A2 - r, A1 - r, इनका प्रोडक्ट r² के बराबर होगा, ठीक है। हमने ऐसे समझा था, और कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद से दोनों साइड r² से ऐड करेंगे, और यहाँ पे आपका A1 A2 चला जाएगा, उस साइड दोनों टर्म को ले जाएंगे, जैसे कि इन दोनों का एलसीएम लिया, और बराबर A1 A2, r जो है r से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, r/A1 + r/A2 = A1 A2, ठीक। तो A1 A2 - r/A1 - r/A2
फिर दोनों साइड के स्क्वायर को ऐड कर देंगे। उसके बाद से थोड़ा सा अगर हम जिस तरह क्वाड्रेटिक में हम पेयर बनाते हैं ना रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए, उस तरीके से अगर फैक्टराइज करेंगे तो हमारा इक्वेशन ईजिली आ जाएगा। ठीक है, और ये मैंने अच्छे से बताया हुआ है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा कुछ इस टाइप से बनता है। ठीक है, तो हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म इस टाइप से बनता है। तो यहाँ से आप देखिए हमने क्या बोला था, इस क्वांटिटी की वैल्यू 1/r, यानी इस क्वांटिटी की वैल्यू 1/r। तो इसको मैं यहाँ पे 1/r लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ देखिए, यहाँ से हमें r की वैल्यू मिल जा रही है। r की वैल्यू क्या मिल रहा है हमें, a3/a3 - k। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, हमें r की वैल्यू मिल गई। ठीक है ना, इतना मिलने के बाद अब एक स्टैंडर्ड फॉर्म है और हमने ऑर्डर्ड पेयर को फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला भी लिखा था। फॉर्मूला हमारा कुछ ऐसे था कि अगर हमारे पास x1 - a, x2 - a, सिमिलरली xn - a बराबर कोई कांस्टेंट है pi/ei, प्रोडक्ट है बेसिकली। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बनता है ei + n-1 इंटू 2n-1। ध्यान रहे हमने यहाँ पे x1 x2 जितने भी हैं इन सबको हमने रियल नंबर माना है, यानी ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी। तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव होंगे तो सिर्फ यहाँ पे 1⁻1 - 1, नेगेटिव होंगे तभी 1⁻1 - 1। लेकिन क्योंकि ये रियल नंबर है तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं। तो ये टोटल हमारा फॉर्मूला हो जाता है ऑर्डर पेयर के लिए। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम इसका ऑर्डर पेयर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल 2 हो जाएंगे। ठीक, n की वैल्यू 2 हो जाएगी और यहाँ पे जो ei है वो क्या होगा हमारा, pi⁻ei की जो वैल्यू है वो r² के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यही तो कांस्टेंट है ना, ये इसका टर्म इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से r² की जो वैल्यू है वो प्रोडक्ट ऑफ pi⁻ei हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से r की वैल्यू, यहाँ पे जो प्रोडक्ट साइन है ना, ये प्रोडक्ट साइन हट जाएगा, pi⁻ei बन जाएगा r की वैल्यू। ठीक है, और r की वैल्यू यहाँ भी है। तो यहाँ से अगर आपको a3 की वैल्यू मिल जाए तो आप k की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप मतलब k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे थोड़ा डाउट आ रहा होगा कि यहाँ पे प्रोडक्ट वाला साइन क्यों हटा। प्रोडक्ट वाला साइन इसलिए हमने हटाया क्योंकि जो ऑर्डर पेयर आएगा ना उसमें प्रोडक्ट जो आप कर रहे हो, जैसे कि मान लीजिए ऑर्डर पेयर आया हमारा 7। ठीक है, तो उसमें जो भी आएगा, जैसे कि हमारा एक प्राइम होता है 2। ठीक है, तो हमें पता है कि किसी भी प्राइम का क्यूब करेंगे तो उसका ऑर्डर सेम आता है, तो उनका ऑर्डर 7 ही आता है। किसी भी प्राइम का क्यूब करोगे तो उसके जो ऑर्डर पेयर आते हैं वो 7 आते हैं। तो 7 ऑर्डर पेयर यानी प्राइम का क्यूब। तो प्राइम कोई एक ही तो होगा ना, ऐसा तो नहीं है ना 2 प्राइम का मल्टीप्लाई कर दिया, एक 2 एक 3 तो 6 हो गया। तो 6 एक प्राइम थोड़ी है कि 6 का क्यूब करोगे वही ऑर्डर आने वाला है। तो इसलिए हमें एक इंडिविजुअल प्राइम की रिक्वायरमेंट होती है, तो मैंने प्रोडक्ट साइन हटा दिया था। ठीक है, जब आप इन दोनों को इक्वेट करेंगे r की वैल्यू को तो k की वैल्यू ईजिली फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग अगर इस रिलेशन को आप देखोगे तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि a1 - r की वैल्यू या तो ये रखिए या फिर ये रखिए, टोटली आपकी चॉइस है, इंटू a2 - r की वैल्यू r² के बराबर है। यहाँ पे मैं इसलिए नहीं पुट कर रहा हूँ क्योंकि ये इक्वेशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स बनने वाला है। तो इसलिए जैसा क्वेश्चन हो, क्वेश्चन जिस फॉर्मेट में दिया हो, अगर आपको प्राइम दे रखा है उसका एक्सपोनेंट दे रखा है, या फिर प्राइम ऐसा दे रखा है जिसका एक्सपोनेंट आप खुद फाइंड कर लो, जैसे कि 16 दे रखा है तो 2 पे पावर 4, एक्सपोनेंट की वैल्यू 4 और प्राइम 2। ठीक है,
अगर मान लीजिए r की वैल्यू आपको 16 दे रखा है इनडायरेक्टली, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना 2 पे पावर 4। तो यहाँ से आपको पता है e इसके बराबर है, यानी ei की वैल्यू आपका 4 हो गया और pi की वैल्यू 2 हो गया, प्राइम 2 हो गया। तो यहाँ पे ऐसा देख के a भी वैल्यू पूछ सकता है, प्राइम की वैल्यू पूछ सकता है, ठीक है। या फिर इसकी वैल्यू देने के बाद, ठीक, और हो सकता है k की वैल्यू दे दे या फिर a3 की वैल्यू दे दे और आपसे k की वैल्यू पूछ ले। मान लीजिए r की वैल्यू 16 दे दिया, तो यहाँ पे a3 और k के बीच में रिलेशन आ जाएगा और आपको पता है r की वैल्यू इसके बराबर है। तो यहाँ से इक्वेट करने से, ठीक है, कोई एक वैल्यू देने से आपसे दूसरी वैल्यू पूछ सकता है, तो उसको भी आप इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। बाकी एक रिलेशन मैं आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ से a2 की जो वैल्यू होगी वो बराबर हो जाएगा r² अपॉन a1 माइनस r प्लस r। यहाँ से ये भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ से आपको पता है ना, जो हमने बात किया था कि 3 ऑब्जर्वेशन निकलते हैं, जिसमें सबसे पहला ऑब्जर्वेशन आता है हमारा कि a1 की वैल्यू r नहीं हो सकती। दूसरा, a1 की वैल्यू हमेशा r से बड़ी होगी। तीसरा, ये जो क्वांटिटी है r² अपॉन a1 माइनस r, इसको नेचुरल नंबर होना पड़ेगा क्योंकि मेंशन है ऊपर कि ये जो a2 है नेचुरल नंबर होगा। तो नेचुरल नंबर होने के लिए इसको नेचुरल नंबर होना ही पड़ेगा, जिसके लिए कंडीशन हमने देखा था, क्या देखा था हमने, कि a1 माइनस r की जो वैल्यू है वो या तो r² के बराबर हो या फिर उससे छोटी हो, ठीक है। तो इन तीनों कंडीशन को मिला के हमारा एक छोटा सा प्यारा सा कंडीशन बनता है। यहाँ से मैं इसको इरेज कर देता हूँ। वो कंडीशन हमारा बनता है, क्या बनता है, कि हमारा a1 का वैल्यू, यहाँ पे लिखना सही नहीं होगा, मैं कहाँ पे लिखूँ, इन तीनों कंडीशन को अगर आप मिलाएंगे, तीनों कंडीशन को, तो आपको ऐसा मिलने वाला है कि a1 की जो वैल्यू है वो लगभग इतना होगा, मतलब r से बड़ा और r² प्लस r से छोटा या फिर बराबर। तो इस टाइप का आपका एक इनइक्वालिटीज आ जाता है, जहाँ से ऑर्डर पेयर फाइंड आउट करने में ईजिली होगा। और r की वैल्यू अगर प्राइम दे रखा है, एक्सपोनेंट दे रखा है, या फिर प्राइम ही दे रखा है, उस पर एक्सपोनेंट आप फाइंड कर सकते हो। सिर्फ प्राइम दिया है तो एक्सपोनेंट की वैल्यू 1, तो वहाँ से r की वैल्यू फाइंड कर लोगे। या फिर मान लीजिए आपको a3 दे रखा है, k दे रखा है, तो r की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, जहाँ से a1 का रेंज जान जाएंगे आप, ठीक है। a1 का रेंज जानने से a2 जान जाएंगे, a2 जानने से आप ऑर्डर पेयर जान जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ऑर्डर पेयर पे भी सवाल बनाए जा सकते हैं। दूसरा, हो सकता है r की वैल्यू पूछ ले, या फिर प्राइम की वैल्यू पूछ ले, एक्सपोनेंट की वैल्यू पूछ ले r देकर, या फिर r दे दे, k दे दे, तो a3 की वैल्यू पूछ ले। मतलब कि कुछ भी पूछा जा सकता है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है समझने लायक, यहाँ पे a3 अगर हमने यहाँ से लिया, हो सकता है हम a1 को लेते, हो सकता है हम a2 को लेते, तो हम कोई सा भी टर्म यहाँ पे ले सकते थे, ठीक। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है a3 ही होगा। अगर आप यहाँ पे a3 ले रहे हैं तो इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे a2 लेंगे तो यहाँ पे a2 की जगह a3 आ जाएगा। अगर यहाँ पे आप a1 लेंगे तो a1 की जगह a3 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इक्वेशन भी चेंज हो सकता है। बाकी एक जनरल फार्मूला, मैंने एक जनरलाइज्ड वर्जन मैंने आपको बताया है कि इस टाइप से सवाल बने जा सकते हैं। ये नेसेसरी नहीं है कि इस पे डायरेक्ट ऐसे ही सवाल बने। हाँ, लेकिन एक चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ कि ये बहुत ही रेयर है, जैसा मैंने ऊपर लिखा है, एडिशनल कॉन्सेप्ट है। तो शायद ही इस पे आगे कोई भी बात करने वाला है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एक कॉम्प्लेक्स हो जाता है। क्योंकि आर आप खुद देखिए ना, ये डिपेंड कर रहा है प्राइम के ऊपर। सबसे पहली चीज़, यहाँ पे दो अलग अलग कांस्टेंट पे, a3 पे, मतलब वेरिएबल एक हो गया a3, और k कांस्टेंट, मतलब दो अलग अलग यूनिट्स पे डिपेंड कर रहा है यार। तो ये बहुत ही ज़्यादा अपने आप में कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए ऐसा भी नहीं कहूँगा कि सवाल नहीं बनेगा, बन सकता है, हाइयर चांसेस हैं, और ईजी टू मॉडरेट लेवल के ज़्यादातर इस पर सवाल आ सकते हैं, ठीक है। बाकी यही एडिशनल कॉन्सेप्ट था। आगे आप चाहें तो 4 पे भी जाएंगे, तो 4 पे जाएंगे तो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनने वाला है।
बाकी इतना ही तक हम आज का वीडियो रखने वाले हैं। इसके आगे कोई नेक्स्ट कॉन्सेप्ट या फिर क्वेश्चन लेकर आएंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा और उससे कुछ ना कुछ आपको ज़रूर सीखने को मिलेगा। तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए, मैथ्स को इम्प्रूव करते रहिए। हम नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलने वाले हैं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण।